चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विशाल संविधानों में से एक की कहानी सुनाएगा। ये कहानी सिर्फ कानून और नियमों की नहीं है। नहीं, ये एक नए देश के जन्म की, उसकी उम्मीदों और उसके सपनों की कहानी है। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1950। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जिसने सब कुछ बदल दिया। यही वो दिन था जब भारत ने पूरी दुनिया के सामने खुद को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। ये एक नए भारत की, एक नए युग की सुबह थी। ये दिन ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे थी दशकों की जद्दोजहद, अनगिनत कुर्बानियां और एक अटूट सपना कि हम अपना भविष्य खुद लिखेंगे। ये वो पल था जब भारत ने अपनी किस्मत की कलम पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली थी। हाँ, पर ये तो कहानी का क्लाइमैक्स था, है ना? सवाल ये है कि इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कितना लंबा था? इस महान कहानी की जड़ें कहाँ थी? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और इस सफर के हर अहम पड़ाव को करीब से देखते हैं। और इस सफर को समझने के लिए हमें ज्यादा नहीं, बस ठीक 20 साल पीछे जाना होगा, वहीं जहां इस गणतंत्र का वादा पहली बार किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी ही क्यों, कोई और तारीख क्यों नहीं? ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इस तारीख को बहुत सोच समझकर चुना गया था, क्योंकि ठीक 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, यानी अंग्रेजी हुकूमत से पूरी आज़ादी। तो 1950 में इसी दिन संविधान को लागू करना 1930 की उस ऐतिहासिक कसम को एक सलाम था। लेकिन पूर्ण स्वराज की ये जो मांग थी, ये रातों रात नहीं उठी। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं और इसकी कहानी शुरू होती है बहुत ही छोटे, बिल्कुल नन्हे नन्हे कदमों से 19वीं सदी में। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये कहानी है एक बहुत ही धीमी, कछुए की चाल वाली तरक्की की। 1861 में पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का एक जरा सा मौका मिला। फिर 1892 में चुनाव का सिद्धांत आया, वो भी इनडायरेक्ट। 1895 में लोकमान्य तिलक से प्रेरित एक मसौदा भी तैयार हुआ। 1909 और 1919 में कुछ और सुधार हुए, लेकिन सच तो ये है कि ये सब बस नाम के लिए था, एक बहुत ही धीमी और निराशा से भरी प्रक्रिया। पर फिर 20वीं सदी आते आते हवा का रुख बदलने लगा। अब जो गुजारिशें थीं वो हक की मांगों में बदल रही थीं। अब आवाजें विनम्र नहीं बल्कि बुलंद हो रही थीं। और इस बदलती हुई भावना को अगर किसी एक वाक्य में समझना हो तो वो है महात्मा गांधी का 1922 का ये बयान। मतलब साफ था, अब हम कोई तोहफा नहीं मांग रहे, हम अपना हक खुद लेंगे, अपनी आवाज खुद बनेंगे। तो हुआ ये कि अंग्रेजों ने एक तरह से चुनौती दे दी कि क्या भारतीय एक होकर अपने लिए कोई संविधान बना भी सकते हैं? और भारत ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में एक कमेटी ने एक पूरा संवैधानिक ढांचा तैयार कर दिया, जिसे आज हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये एक जबरदस्त जवाब था। तो आखिर इस रिपोर्ट में था क्या? इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, यानी अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर ही अपना शासन, एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात थी। और सबसे बड़ी बात, नागरिकों के लिए 19 मौलिक अधिकारों की गारंटी। ये भारतीय सोच के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन इस रिपोर्ट पर अंग्रेजों का जवाब आने में पता है कितना वक्त लगा? पूरे 7 साल। और जब 1935 में जवाब आया तो वो नेहरू रिपोर्ट और भारत की उम्मीदों से कोसों दूर था। अब बात छोटे मोटे सुधारों से बहुत आगे निकल चुकी थी। मांग अब एक थी, बिल्कुल साफ और सीधी। हमें चाहिए एक संविधान सभा, एक ऐसी सभा जिसे भारत के लोग खुद चुने और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और ये मांग सिर्फ हवा में नहीं थी, देखिए कैसे ये धीरे धीरे और मजबूत होती गई। जून 1934 में कांग्रेस ने पहली बार इसे ऑफिशियली मांगा। 1937 तक प्रांतों की विधानसभाओं ने भी इसके पक्ष में प्रस्ताव पास कर दिए और फिर फरवरी 1938 के हरिपुरा सेशन तक ये एक नॉन नेगोशिएबल डिमांड बन गई। मतलब इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं था। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी जैसा कि आप देख सकते हैं। एक तरफ भारत की मांग, एक संविधान सभा जो एक आज़ाद संविधान बनाएगी। दूसरी तरफ अंग्रेजों का 1940 का अगस्त ऑफर, जिसमें डोमिनियन स्टेटस और जंग के बाद कुछ करने का गोलमोल वादा था। जमीन आसमान का फर्क था, एक ऐसी खाई जिसे पाटना नामुमकिन लग रहा था। जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला तो क्या हुआ? मार्च 1942 में एक और कोशिश, क्रिप्स मिशन, वो भी फेल हो गया।
और इसका नतीजा? इसके ठीक 5 महीने बाद अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई। अब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, दुनिया बदल रही थी और ये साफ हो गया था कि भारत की आजादी को अब और टाला नहीं जा सकता। अब सवाल क्या या क्यों का नहीं, बल्कि कैसे का था। सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा? और फिर ब्रिटेन में भी सरकार बदल गई। क्लेमेंट एटली की नई लेबर सरकार ने इस मसले को सुलझाने के लिए एक आखिरी निर्णायक कोशिश की। उन्होंने एक हाई पावर कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपना प्लान सामने रखा, और ये प्लान सच कहूं तो काफी पेचीदा था। कोशिश ये थी कि किसी तरह भारत एक भी रहे और मुस्लिम लीग की चिंताएं भी दूर हो जाएं। इसी प्लान ने आखिरकार भारत की संविधान सभा की नींव रखी। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर था क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे नीचे थे प्रांत, जिन्हें अपने फैसले लेने की आजादी थी। बीच के लेवल पर प्रांतों को धर्म के आधार पर 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। और सबसे ऊपर एक केंद्र सरकार थी, जिसके पास सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार जैसे कुछ ही अधिकार थे। अब कागज पर तो प्लान ठीक लग रहा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने शुरू में हामी भर दी, लेकिन एक चीज पर आकर गाड़ी अटक गई। ये जो प्रांतों की अनिवार्य ग्रुपिंग थी, इस एक क्लॉज पर दोनों के बीच इतना गहरा मतभेद और अविश्वास पैदा हुआ कि बात आगे बढ़ ही नहीं पाई। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पे रुकते हैं। सोचिए, संविधान का नक्शा तो मेज पे रखा था, लेकिन जो आर्किटेक्ट थे, जो इसे बनाने वाले थे, वो आपस में ही सहमत नहीं थे, और देश पर बंटवारे का साया हर पल गहराता जा रहा था। ऐसे में सवाल सिर्फ एक था, इस तूफान के बीच क्या एक देश का निर्माण हो सकता था? उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, लाइक करें अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।